Hello students, welcome to Times of Mathematics. सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक सेकंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांजिस्टर बायसिंग के कुछ और क्वेश्चंस। पहले पार्ट में हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं और जो बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे पहले पढ़ लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है अ डैश कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट नीड द थर्मल स्टेबिलिटी। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को थर्मल स्टेबिलिटी की नीड नहीं होती? तीन कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करते हैं। ऑप्शन है कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, मतलब किसी को भी किसकी जरूरत नहीं होती थर्मल स्टेबिलिटी की। देखिए थर्मल स्टेबिलिटी की नीड इसलिए होती है, अगर थर्मल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो टेम्परेचर की वजह से हमारा जो आईसी करंट है वो बढ़ता है और जो बीटा की वैल्यू वो बढ़ता है, जिससे हमारा जो ट्रांजिस्टर में एम्पलीफिकेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन है आई ई इक्वल्स टू आई बी माइनस आई सी, ऑप्शन बी है आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ऑप्शन सी है आई ई इज ग्रेटर देन आई सी प्लस आई बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए सबसे पहले बेसिक चीज पढ़ते हैं। जो अगर हम ट्रांजिस्टर देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, है ना। सबसे बड़ा देखिए इन तीन ही करंट पाए जाते हैं, एमिटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा होता है वो होता है एमिटर करंट, फिर उससे छोटा होता है कलेक्टर करंट और सबसे छोटा होता है बेस करंट। एमिटर करंट हमारा हमेशा मिली एम्पियर में माना जाएगा, कलेक्टर करंट भी हमारा मिली एम्पियर में माना जाएगा, और बेस करंट बहुत ही कम होता है, माइक्रो एम्पियर में माना जाता है। ठीक है, तो इस जो ये मेन जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो सेकंड है आई ई इज इक्वल टू आई बी माइनस आई सी। ऐसा होता नहीं, क्योंकि आई क्या होगा, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ऑप्शन सेकंड में चलते हैं, आई सी इज इक्वल टू आई बी प्लस आई ई, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 में कह रहा है कि जो आई ई करंट है, एमिटर करंट है, वो आई सी प्लस आई बी करंट से छोटा होगा, और अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखिए कि हमेशा जो आई ई करंट होता है वो इन दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है नन ऑफ दीज, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में, द बाइसिंग सर्किट हैज अ स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ 50। ठीक है, एक बाइसिंग सर्किट है जिसमें स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू दी है 50। इफ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, अगर टेम्परेचर चेंज होता है, आईसीबीओ चेंजेस बाय 1 माइक्रो एम्पियर। टेम्परेचर चेंज होने के कारण जो आईसीबीओ करंट है वो 1 माइक्रो एम्पियर के का चेंज हो जाता है। देन आईसी विल बी चेंज बाय, अगर उसके बाद आईसी करंट में कितना चेंज आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टेबिलिटी फैक्टर का। स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल्स टू डेल आईसी अपॉन डेल आईसीओ। ठीक है, जो हमारी आईसी करंट होती है वो बहुत चीजों में डिपेंड करती है, जैसे आपका वीबी में डिपेंड करती है, आईसीबीओ में डिपेंड करती है। तो अभी हमें देखिए क्या क्या गिवन है। हमें दे रखा है स्टेबिलिटी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 50, और क्या दे रखा है, डेल आईसीबीओ दे रखा है जिसकी वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 दी पावर माइनस 6। ठीक है, मिली जहां पर मिली एम्पियर आएगा वहां पर 10 दी पावर माइनस 3 आ जाएगा, जहां पर माइक्रो एम्पियर आएगा वहां पर 10 दी पावर माइनस 6 आ जाएगा, और जहां पर नैनो एम्पियर होगा वहां 10 दी पावर माइनस 9 आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन है। अब देखिए, अब हमें पता है कि जो हमारे स्टेबिलिटी का फॉर्मूला होता है डेल आईसी, मतलब चेंज इन आईसी करंट किसकी वजह से, आईसीओ की वजह से। और जो ये आईसीओ करंट होता है वो किसकी इक्वल होता है, आईसीबीओ, मतलब करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, सैचुरेशन करंट होता है ये। तो जो आईसीबीओ की वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, आईसीओ की। तो इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। एस की वैल्यू हमें 50 दे रखी है तो हम डायरेक्ट 50 लिख देंगे। डेल आईसी मतलब चेंज इन आईसी करंट, ये हमें क्या करना है, यही तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और अपॉन आईसीओ की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 10 दी पावर माइनस 6, और ऐसे डेल आईसी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, डेल आईसी इक्वल टू 50 इंटू 1 इंटू 10 दी पावर माइनस 6, और 10 दी पावर माइनस 6 के लिए क्या यूज करते हैं, माइक्रो एम्पियर। तो डेल आईसी मतलब जो आईसी करंट में चेंज आया है किसकी वजह से, टेम्परेचर चेंज वजह के होने की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल आईसी की वैल्यू हो जाएगी 50 माइक्रो एम्पियर। और देखेंगे इस 49 में 50 माइक्रो एम्पियर कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 माइक्रो एम्पियर। बहुत इजी था, बेसिक एक सिंपल सा हमारा फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी और हमें सीधा इसका आंसर मिल गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आ चुका है। 50 क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट। जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आईसी एंड वीसीई व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड।
देखिए हमें पता है जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, आईसी और वीसी के बीच में बताता है, ठीक है। बट इसमें बोला है कि जब सिग्नल अप्लाइड करते हैं, सेकंड ऑप्शन बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल, मतलब जो हमने उसमें सिग्नल दिया है क्या ऑपरेटिंग पॉइंट उस सिग्नल की मैग्नीट्यूड बताता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ आईसी एंड वीसी, मतलब जब हमने कोई सिग्नल ही नहीं दिया उस समय आईसी और वीसी की वैल्यू क्या है वो ऑपरेटिंग पॉइंट बताता है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो हमेशा तभी दिखाता है जब हम इनपुट में कोई सिग्नल नहीं देते। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ आईसी एंड वीसी। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। द लीकेज करंट इन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज अबाउट डैश द लीकेज करंट इन अ जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से कैसे भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझना आपको सबसे पहले जरूरी है। तो देखिए जब भी हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं तो हमारे पास दो ही मटेरियल होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल, एक होता है जर्मेनियम और दूसरा होता है सिलिकॉन, ठीक है। तो जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 32 और सिलिकॉन का 14। अगर हम इसको देखें तो इसकी जो सेल होगी 2, 8, 18 और 4, ठीक है। फर्स्ट सेल में इतना होगा, सेकंड में, थर्ड में, 4 में, ठीक है। और अगर हम सिलिकॉन की बात करें इसमें होगा 2, 8 और 4, ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी सेल है, 1, 2, 3 ऑर्बिट आ रहे हैं, 1, 2, 3, और इसमें कितने आ रहे हैं 1, 2, 3, 4। इसका मतलब जो ये आउटर मोस्ट वाला सेल है सिलिकॉन का वो अपने पेरेंट सेल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम, क्योंकि जितनी दूर जाते रहते हैं हम, जितना न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं उतना ही जो इसका बॉन्डिंग फोर्स होता है वो आपस में क्या होता रहता है, कमजोर होता रहता है पेरेंट सेल से। तो अब देखिए जो जर्मेनियम ज्यादा दूर है तो जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है दोनों के लिए तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो जल्दी टूट जाता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, ठीक है। तो इसलिए जो टेम्परेचर जर्मेनियम होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव ज्यादा होता है, तो इसलिए जो जर्मेनियम में लीकेज करंट होता है वो होता है हमारा माइक्रो एम्पियर में, और जो सिलिकॉन में होता है वो होता है हमारा नैनो एम्पियर में। तो माइक्रो में मैंने आपको बताया, अभी माइक्रो के लिए हम यूज करते हैं 10⁻⁻⁶ और नैनो के लिए हम यूज करते हैं 10⁻⁹। अब देखिए इनमें से ज्यादा किस में हुआ, तो जितनी हम माइनस में वैल्यू ज्यादा बढ़ते रहते हैं, मतलब अगर 10⁻⁶ और 10⁻⁹ में से मैं पूछूं कि ज्यादा कौन सा है तो इसमें ज्यादा है 10⁻⁻�6। तो माइनस में जितनी वैल्यू आगे आप बढ़ते रहोगे उतनी उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या होती रहेगी, और ज्यादा रिड्यूस होती रहेगी। तो जो हमारे पास जर्मेनियम होता है इसमें लीकेज करंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो पूछ सकता है ऐसा भी कि जर्मेनियम में जो लीकेज करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है या नैनो एम्पियर में। तो आपको याद रखना है जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर में होता है और सिलिकॉन में नैनो एम्पियर में होता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 का डिफरेंस है। तो यही देखिए यही क्वेश्चन में पूछा गया है, द लीकेज करंट इन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज अबाउट डैश लीकेज करंट इन अ जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। तो इसका हो जाएगा 1000, ओके, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 हमसे पूछ रहा है थर्मल रनअवे ऑकर्स व्हेन। जो थर्मल रनअवे होता है, जैसे थर्मल रनअवे का मतलब हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं ट्रांजिस्टर में, बीटा, आईसी, वीसीबीओ, इन सब में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो थर्मल रनअवे ऑकर कब ऑकर होता है, नंबर 1 ऑप्शन दिया है कलेक्टर इन रिवर्स बाइस, जब हमारा जो कलेक्टर होता है वो रिवर्स बाइस में होता है। सेकंड ऑप्शन दिया है ट्रांजिस्टर इज नॉट बाइस्ड, मतलब अगर हम ट्रांजिस्टर में कोई बाइसिंग ही ना दे। और ऑप्शन 3 दिया है हमारे पास, ऑप्शन सी दिया है एमिटर इन फॉरवर्ड बाइस, जो हमारा एमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस में होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी घुमा फिरा के करा चुका हूँ, और आज देखिए एक और घुमा फिरा के इसमें से क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर इज नॉट बाइसिंग। अगर ट्रांजिस्टर में बाइसिंग नहीं होगी तो आपको उसमें थर्मल रनअवे की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 53 में पूछ रहा है हमसे द पर्पस ऑफ रजिस्टर्स इन एमीटर सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज टू, मतलब जो हम एम्पलीफायर सर्किट यूज करते हैं उसमें एमीटर रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। पहला ऑप्शन है लिमिट द मैक्सिमम एमीटर करंट, की जो मैक्सिमम एमीटर करंट है वो अब एक लिमिट तक ही पहुंचे, उससे ज्यादा ना बढ़े। सेकंड ऑप्शन है बी प्रोवाइड द बेस इमीटर बाइस, की जो हम एमीटर और हमारा बेस है उसके बीच में बाइसिंग प्रोवाइड करवाने के लिए। सी है लिमिट द चेंज इन एमीटर करंट, और डी है नन ऑफ द दीज। तो देखिए अगर हम एमीटर रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो एमीटर की करंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी, जिससे क्या होगा आईसी और आईबी की वैल्यू में चेंज आना लगेगा, और उसकी वजह से बीटा की वैल्यू चेंज होगी और हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसका है लिमिट द चेंज इन एमीटर करंट। एमीटर चेंज करंट के जो चेंज है उसको ही लिमिट कर देगा, तो और फैक्टर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एक स्टेबल ट्रांजिस्टर की तरह काम करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 ये आ गया है आपके सामने पढ़े स्टाइल में।
क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कहना चाह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट आईसी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वीसीई, मतलब देखिए जो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट में हमें आउटपुट मिलता है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो जो हमारा वीसीई मतलब कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। ऑप्शन ए है रिमेन चेंजेस, ऑप्शन बी हमें दिया गया है कि डिक्रीज मतलब जो वीसीई वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन सी हमें बताया गया है इंक्रीज हो जाएगी, और ऑप्शन डी में पूछा है डबल हो जाएगी। तो देखिए जब हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं आप देखिए तो ट्रांजिस्टर में एक ये इनपुट साइड होती है और एक ये आउटपुट साइड होती है। आउटपुट साइड में हम लूप लगाते हैं अगर तो देखिए वीसीसी यहाँ से चलेगा आईसी आरसी और एक ये वाला वीसी, मतलब जो टोटल वीसीसी है वो थोड़ा ड्रॉप करेगा हमारा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और थोड़ा ड्रॉप करेगा वीसीई के अक्रॉस, ठीक है, अगर हम बाहर वाले में केवीएल लूप लगाते हैं। इसमें इसने बोला है कि जब आईसी इंक्रीज होती है, दिया है हमें जब आईसी इंक्रीज होती है तो इसमें क्या डिपेंड करेगा वीसीई में। तो देखिए ये वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट रहती है, जो वीसीसी वैल्यू होती है वो हमारे पास कैसी रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली जो वीसीई ये कम होगी तभी तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर आईसी बढ़ाऊंगा और वीसीई भी बढ़ जाएगा तो ये इसकी वैल्यू टोटल चेंज हो जाएगी। तो आईसी बढ़ने में वीसीई क्या होगा, घटेगा, और यही पूछा है कि जब कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा तो वीसीई की वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रहा है इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ वीसीई, इसमें भी ये पूछा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वीसीई की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो देखिए गिवन है टेम्परेचर बढ़ रहा है और पूछा गया है वीसीई की वैल्यू में चेंज। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ते हैं और जिसकी वजह से क्या इंक्रीज होता है, लीकेज करंट बढ़ती है, और जब लीकेज करंट बढ़ती है तो उसकी वजह से कौन सी करंट बढ़ती है, आईसी बढ़ती है। और अभी हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था वीसीसी इक्वल्स टू आईसी आरसी प्लस वीसीई। तो अब टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट बढ़ा, लीकेज करंट बढ़ने से आईसी की वैल्यू बढ़ी, और आईसी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो किसकी वैल्यू घट जाएगी, वीसीई की वैल्यू घट जाएगी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज्ड, ठीक है, वैल्यू डिक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनकी डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। इन अ पार्टिकुलर बाइसिंग सर्किट द वैल्यू ऑफ आर ई इज अबाउट, ठीक है, जो एमिटर रेजिस्टेंस लगता है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 10 किलो ओम, ऑप्शन बी है 1 मेगा ओम, ऑप्शन सी दिया गया है 100 किलो ओम, ऑप्शन डी गया है 800 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 800 ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इफ वोल्टेज एट बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज 5 वोल्ट, मतलब अगर हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो मैंने आपको सर्किट दिखाया था ये रहा ट्रांजिस्टर सर्किट, तो ये बेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि इफ द वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर इज 5 वोल्ट, मतलब हमने यहाँ पर एक वोल्टेज दी है यहाँ पे 5 वोल्ट की, ठीक है, एंड द बेस करंट इज 5 माइक्रो एम्पियर देन द इनपुट रेजिस्टेंस एट द बेस, मतलब यहाँ पर एक इन्होंने रजिस्टर लगाया है बेस का। तो ये कह रहा है यहाँ पर 5 वोल्टेज का हमने पावर सोर्स दिया है और यहाँ पर जो हमारा करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 5 माइक्रो एम्पियर। तो आई जा रहा है हमारा 5 माइक्रो एम्पियर, वोल्टेज दिया है हमें इनपुट में 5 वोल्ट और इसने पूछा है आर, तो आर इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आई। वोल्टेज हमें दिया है 5 माइक्रो के लिए हम क्या यूज करेंगे, 10 द पावर माइनस, सॉरी यहाँ तो वोल्ट में दिया तो यहाँ पर वोल्ट में नहीं आएगा। करंट दिया है 5 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो में क्या होता है 10 द पावर -6। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ये 10 द पावर -6 ऊपर चल जाएगा तो 1 इंटू 10 द पावर 6, और 10 की पावर 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखिए 10 की पावर 3 के लिए यूज करते हैं किलो ओम और 10 द पावर 6 के लिए यूज करते हैं हम मेगा ओम। तो यहाँ पर आ जाएगी आर की वैल्यू आ जाएगी, हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस है बेस में वो आ जाएगा 1 मेगा ओम। और ऑप्शन में देखिए जरा 1 मेगा ओम दिया है कहीं, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो बिल्कुल खुश होके एकदम ऑप्शन नंबर सी में हम टिक लगा देंगे। तो ये थे हमारे ट्रांजिस्टर बाइसिंग के सारे क्वेश्चन। तो देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर भी करें, और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।